हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग की स्टडीज और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए न्यू बैच चालू किया जिसमें हम आपको साइंस और मैथ सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ा रहे हैं। अब दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा के रखा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता और वो आके कमेंट करते हैं कि सर आपका ये चैप्टर बहुत पीछे है, हमारा चैप्टर आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, आप जल्दी जल्दी पढ़ाओ। तो देखो बच्चे, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर सब कुछ पहले से ही पढ़ा रखा है। हर चीज आपको मिल जाएगा। आपको 10वां चैप्टर पढ़ना है, 15वां चैप्टर पढ़ना है, साइंस का पढ़ना है, मैथ्स का पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, हमारे सभी चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। बस आपको ढूंढने आना चाहिए, सर्च करने आना चाहिए। लगभग 4000 वीडियो बनाए दोस्तों, तो सोचो यार सभी स्टैंडर्ड के लिए कवर तो हुए होंगे ना। अब ये जो वीडियोस बन रहे हैं वो न्यू वीडियो बन रहे हैं जिसमें हम आपको सब जो चीजें हैं साइंस और मैथ्स के सब चैप्टर्स को दोबारा पढ़ा रहे हैं ताकि आपको और एक तरीके से पढ़ने मिल जाए और एक तरीके से रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। बस एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को नहीं पता उनको जरूर से हमारे इस वीडियो के बारे में शेयर करके बताए और उनको बोले कि यार राहुल सर इज डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, न्यू न्यू वीडियोस डिजिटल बोर्ड पे आके बना रहे हैं, रात रात भर रुक के बना रहे हैं यार, तो प्लीज शेयर करते रहना। ये मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो की जो कि होने वाला है सबसे पहला वीडियो यानी पहला लेक्चर ऑफ अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर। जी हाँ, इसके पहले हमने एक चैप्टर इनसाइड द एटम को कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने नया वाला वीडियो नहीं देखा है जाके देख लो, अभी अभी वीडियोस आए होंगे हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन के। अब ये चैप्टर कंपोजिशन ऑफ मैटर है क्या? देखो, मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। इस दुनिया में कोई चीज जो जगह ले सकता है वो उसको मैटर बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस हाथ के ऊपर ये मेरे मार्कर रख दिया, तो ये इतना जो डिस्टेंस है या फिर इतना जो एरिया है उसने इस मार्कर ने ऑक्यूपाई कर लिया। हम बॉटल के अंदर क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, तो पानी डाल दिया तो बॉटल भर गया, तो बॉटल के अंदर पानी ने क्या किया? अपना स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया। तो दुनिया में कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके दैट इज नथिंग बट ए मैटर। मैटर इज एनीथिंग, कोई मार्कर से लेके कोई पानी से लेके हर एक चीज मैटर है। मैटर मतलब कुछ भी हो सकता है। हवा भी एक मैटर है। हमारे इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑक्सीजन है, बहुत सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एंड अदर गैसेस प्रेजेंट है। दैट इज ऑल्सो ए मैटर। ठीक है, तो मैटर कैन बी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। अब ये जो मैटर है उसके बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि भाई मैटर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ये सब चीज बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों वो है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब जो मैटर होते हैं वो तीन तरीके से स्टेट ऑफ मैटर के तौर पे डिफाइन हो सकते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर मतलब कोई चीज सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। यानी कोई चीज सॉलिड है तो कैसा है सॉलिड, लिक्विड है तो कैसा लिक्विड है, और गैस है तो कैसा गैस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जनरल तौर पे आपको हमेशा याद रखना है कि वेनेवर वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर, आपको तीन चीज हमेशा याद रखना है। कौन कौन सी तीन चीजें वो हमेशा याद रखने के लिए? दैट इज नथिंग बट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जनरल तौर पे 4 स्टेट ऑफ मैटर हो सकते हैं प्लाज्मा को लेके, लेकिन प्लाज्मा हम जनरल तौर पे लेते नहीं है क्योंकि हम जितने भी स्टैंडर्ड तक मतलब 12th वगैरह तक आप पढ़ोगे तो आपको 3 ही स्टेट ऑफ मैटर को बोला जाएगा। और आपने ये 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। अगर स्टेट ऑफ मैटर की बात करूं तो कोई भी चीज या तो सॉलिड हो सकती है, मतलब कड़क हो सकती है, जैसे ये कड़क है। कोई भी चीज या तो सॉलिड हो सकती है कड़क, या तो कोई चीज लिक्विड हो सकती है यानी पानी जैसी हो सकती है, या तो कोई भी चीज गैस हो सकती है। इसके तीनों के अलावा कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो अलग हो। कोई भी एग्जांपल ले लो, माइंड में सोचो, एक फ्रूट ले लो। फ्रूट क्या है? कड़क चीज है, सॉलिड है। कोई आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वो क्या है? लिक्विड है, पानी जैसा है। और कोई चीज भी गैस, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। दीज आर ऑल गैसेस। ठीक है, धुआं एक तरीके का गैस ही है। ठीक है, तो ये सभी चीज या तो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, या तो गैस हो सकते हैं। यही 3 चीज से हमारी दुनिया जो है वो बनी हुई है। अब सॉलिड की जब हम बात करें तो हमेशा याद रखना, सॉलिड अगर मैं मान लो ये मेरा मार्कर है, इस सॉलिड के टुकड़े को मैं यहां से काट लूं और उठा के ले लूं और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखूंगा तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स नजर आएंगे। आपको सबको पता होगा कि जितने भी दुनिया में पार्टिकल्स है, हमारा शरीर भी कोई ना कोई पार्टिकल से बना हुआ है। हम भी पार्टिकल से बने। हमारे केस में बायोलॉजी के फील्ड में मतलब कोई प्लांट्स ले लो, कोई एनिमल्स ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, उस केस में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको सेल कहा जाता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी और एनी लिविंग थिंग। तो सबसे छोटा पार्टिकल सेल होता है। लेकिन कोई एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, कोई भी धातु की जब हम बात करते हैं, मेटल की जब बात करते हैं, उस केस में सबसे छोटा चीज क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है, आपने 5वां चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने देखा कि कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है? एटम हो सकता है। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल
एन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये हमने पिछले लेक्चर में यानी पिछले चैप्टर में हमने देखा था। अगर आपने पिछला चैप्टर इनसाइड द एटम वाला लेक्चर्स नहीं देखे, जाके देखो, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, अब सेल क्या है, एटम क्या, ये आपको बेसिक तौर पे समझ में आया। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो होता यह है कि जब भी आप कोई भी सॉलिड ले लो और उस सॉलिड का एक टुकड़ा लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसके अंदर आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो मेड ऑफ द पार्टिकल्स ओनली। हर एक चीज पार्टिकल से बना हुआ है। तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में एकदम टाइटली जुड़े होंगे। यानी कि एक एटम, जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे मान लो कि एक एटम है, एक एटम में बहुत सारे एटम है, ये बहुत सारे एटम मिलेंगे तब जाके कोई ये बनेगा, एलिमेंट बनेगा, या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर हम सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड के अंदर आपको देखने मिलेगा कि जो उसके एटम्स है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चिपके हुए हैं। यानी कि अगर एक ताकत के हिसाब से बात किया जाए, एक फोर्स के हिसाब से बात किया जाए, तो देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रांग। माफ करना बच्चा, देखो आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, बट फीवर अभी ठीक हो गया है, कोल्ड रह गया है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि जो हमारा ये है कोई भी सॉलिड अगर की हम बात करें तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे को क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड है। और ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि जो उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होंगे। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हो, यानी जो एटम्स है उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं हर एक पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। इसीलिए आपको ये दिखाई पड़ता है कि जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कुछ ज्यादा ही चिपके हुए हैं, और इसीलिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो बनता है सॉलिड ऑब्जेक्ट। लेकिन वही अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है कि जो एटम्स प्रेजेंट है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो थोड़े से दूर दूर प्रेजेंट है। क्यों दूर प्रेजेंट है? क्योंकि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो एक अट्रैक्शन पावर लग रहा है, जो स्ट्रेंथ लग रहा है, वो थोड़ा सा क्या है, मॉडरेटली स्ट्रांग है। यानी कंपैरेटिवली आप अगर सॉलिड के केस से अगर कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा कम स्ट्रांग है, यानी मॉडरेटली स्ट्रांग है। और इसीलिए इसके बीच के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ताकत से एक दूसरे से नहीं जुड़ते, बट नॉर्मल ताकत से जुड़ते हैं, मॉडरेट ताकत से जुड़ते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो थोड़े डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, थोड़े दूरी पे प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए वो क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड का काम क्या है, फ्लो करना, एंड दैट्स व्हाई उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ पाती है। और एक तीसरा जो चीज है वो है आपका गैसेस। तो गैसेस में ये होता है कि जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है गैस के अंदर वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा वीक होता है, वेरी वीक होता है। इसीलिए जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो दूर दूर होते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप कोई भी गैस को अगर आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो वो गायब हो जाएंगे, यानी भाग जाएंगे, दूर दूर फैल जाएंगे। इसीलिए सॉलिड को, अगर फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, इसको मैं यहां रख दूंगा तो ये जिंदगी भर यहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। वही लिक्विड को यहां पे रख दूंगा तो हो सकता है कभी किसी भी पर्टिकुलर माध्यम की वजह से वो थोड़ा फ्लो होके आसपास बिखर जाए, फ्लो हो जाता है, पानी एक जगह पे नहीं टिकता, थोड़ा फ्लो हो जाता है। लेकिन वही अगर गैस को यहां पे रख दूंगा तो थोड़े टाइम के बाद गैस वहां से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूर भागने की कोशिश करता है। एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपनिंग्स बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। याद रखना, ये चीज समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो स्टेट ऑफ मैटर का जो पार्ट था, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अभी हमने बताया कि सॉलिड जो होता है क्या होता है, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिख लो, पूरा लिख लो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसी वजह से जो भी सॉलिड होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है। हार्ड मतलब कड़क होता है, ड्यूरेबल होता है, ज्यादा लंबे समय तक चलता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें लिक्विड की, तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है, मॉडरेटली स्ट्रांग होता है। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, कंपैरेटिवली इससे थोड़ा सा कमजोर होता है। तो मॉडरेटली स्ट्रांग आप ऐसा लिख सकते हो। इसीलिए ये जो लिक्विड होते हैं ये थोड़ा सा फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो कर सकते हैं, ये सब चीज उसके अंदर वो प्रॉपर्टी रह पाती है। और वही अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बच्चा, वो क्या होता है, वेरी वेरी
वीक होता है एंड इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो गैस है वो एक जगह नहीं टिकता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। आप ये वर्ड ऐसा लिख सकते हो, स्कैटर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बेसिक प्रॉपर्टी से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की, जो आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो भी स्टेट ऑफ मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहां पे इस कॉलम के थ्रू हम यहां पे स्टडी करेंगे, जिससे हमको समझ में आएगा। यहां पे आप देखो, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर लिखा, या तो सॉलिड हो सकता है कोई चीज, ठीक है, या तो कोई लिक्विड हो सकता है, या तो कोई गैस हो सकता है। ये तीन चीज दिया है। तो वही अगर मैं फ्लूइडिटी की बात करूं, रिजिडिटी की बात करूं, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की बात करूं, तो जो सॉलिड होता है वो बहुत कड़क होता है, यानी रिजिड होता है। कड़क चीज को, हार्ड चीज को रिजिड भी बोला जाता है, या फिर वो प्लास्टिक होता है। जैसे ये हार्ड है तो ये भी एक प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप उसके फोर्स लगा रहे हो तो अपना शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन फोर्स हटाने के बाद वो अपने पोजीशन में वापस नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक। या तो वो इलास्टिक भी हो सकता है। अब इलास्टिक का मतलब ये है कि कोई भी चीज हो, उस पर आपने फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही फोर्स हटा दिया तो वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। बेस्ट एग्जांपल इज द रबर। रबर को खींचो, वापस छोड़ो, अपने पोजीशन में आ जाता है। तो ये चीज सॉलिड के अंदर देखी जाती है। जितने भी सॉलिड मटेरियल से जनरल तौर पे ये देखी जाती है। लेकिन इसके वॉल्यूम की बात करें, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। कोई भी सॉलिड की बात कर लो भाई, अगर आप बोल दोगे कि ये 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही रहेगा, तो मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसका शेप डिफाइनाइट है। मतलब आप कोई भी शेप का सॉलिड बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, क्यूब बना सकते हो, क्यूबॉइड बना सकते हो, ट्राइंगुलर बना सकते हो, तो उसका शेप भी आप बना सकते हो। कंप्रेसिबिलिटी कैसा है? नेग्लिजिबल है। मतलब कोई सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब एकदम तरीके से दबा के छोटा नहीं कर सकते, दैट इज सॉलिड, वो नहीं दबेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे मैंने अभी अभी बताया, सॉलिड में स्ट्रांग होता है, और जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होता है, एक दूसरे से बहुत कम होता है, इसके लिए ये मिनिमम लिखा हुआ है। दूसरा बात कर ले लिक्विड की, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। तो लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है कि ना तो वो रिजिड होता है, ना तो प्लास्टिक होता है, ना तो इलास्टिक होता है, वो सीधा सीधा होता है, फ्लूइड। तो उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, बहने वाली प्रॉपर्टी, इसीलिए पानी फ्लूइड है। ठीक है, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। जैसे मान लो एक बॉटल है मेरे पास, यही देख लो बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल के अंदर पानी डाल दूंगा तो 1 लीटर का बॉटल के अंदर 1 ही लीटर पानी आएगा, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है, डेफिनाइट है। शेप्स इनडिफाइनाइट होता है। कोई पानी का शेप होता है क्या? इस बॉटल के अंदर डाल दूंगा तो इस बॉटल का शेप ले लेगा, मटके के अंदर डाल दूंगा मटके का शेप ले लेगा, कंटेनर के अंदर डाल दूंगा कंटेनर का शेप ले लेगा। तो जिस भी घड़े में डाल दो उसका शेप ले लेता है। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा है, ये कहावत है ना, वही चीज हो जाती है। तो इनडेफिनाइट शेप है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, यानी पानी को हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत ना के बराबर कर सकते हैं। इंटरमोलिकुलर मॉडरेट है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो भी क्या है, मॉडरेट है। तीसरा है गैस। गैस भी क्या है, फ्लूइड है, बहता है, स्कैटर होता है, फैलता है, फ्लूइड ही है पानी के जैसा, लेकिन उसका शेप इंडेफिनाइट है। इसके कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी हाई है, इसीलिए कोई भी गैस को हम बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। आपको पता है ना, सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उस नेचुरल गैस को इतना कंप्रेस किया जाता है और उसको छोटे से सिलेंडर में भर के रखा जाता है। आपके घर के अंदर भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसके अंदर भी जो गैस है वो कंप्रेस करके भरा हुआ है। तो ये सब चीजें होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल वेरी लार्ज, एक पार्टिकल इधर होगा दूसरा पार्टिकल इधर होगा, ऐसे ऐसे होगा। ये आपको मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर्टीज बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, स्टेट ऑफ मैटर का, सॉलिड लिक्विड गैस का, ये हमने बेसिक तौर पे आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं यहां पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है कि हमारे पास कुछ मटेरियल है, नेम ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है, यहां पे हमारे पास कुछ केमिकल फॉर्मूला या फिर कंपोजिशन लिखना है और हमें टाइप्स ऑफ मैटर बताना है। बहुत ईजी है, कैसे करोगे देखो, ध्यान देना। ठीक है, पानी का सबसे पहले नेम ऑफ द मटेरियल, पानी का केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो अगर मैं केमिकल फॉर्मूला जिसका पॉसिबल है उसका केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला नहीं होता उसका हम कंपोजिशन लिखेंगे। तो वाटर जो होता है वो दो चीज से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसका केमिकल फॉर्मूला बन जाता है H2O। H2O इज द केमिकल फॉर्मूला। कार्बन का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, मतलब नॉर्मल तौर पे केमिकल फॉर्मूला यार भी सिंबल बोल सकते हो, सिंपली कार्बन को C लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। ऑक्सीजन सिर्फ O नहीं होता, मतलब वैसे तो बोलने के लिए एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन O, लेकिन ऑक्सीजन जब हम बात करते हैं तो O2 लिखते हैं। वही एयर की बात करें तो एयर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, उसका कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन मतलब एयर के अंदर क्या हो सकता है, एयर के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी हो सकता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, और एक्सेट्रा, यानी और भी कई सारे गैसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Al। ब्रास की बात करें तो ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक से बनता है। ठीक है, तो याद रखना कॉपर और जिंक ये एक अलॉय है। ब्रास जो है एक अलॉय है। अलॉय का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें जो
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द मिक्सचर ऑफ अदर एलिमेंट्स। अगर एक एलिमेंट्स तो आपको पता होगा, वैसे हमारा अगर टॉपिक एलिमेंट्स ही है, लेकिन एलिमेंट्स को अगर बेसिक तौर पे मैं बताऊं, एलिमेंट्स क्या है, एक ऐसा चीज जिसके अंदर सिर्फ वही प्रेजेंट है। तो अगर मैं कोई दो एलिमेंट को या फिर कोई एक मेटल को नॉन मेटल को एक दूसरे को मिला के कुछ चीजें बना दूं, तो वो क्या बन जाता है, मेरा एक ब्रास बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे कॉपर और जिंक को अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्स कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। वही अगर हम टाइप्स ऑफ मैटर की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैटर है यहां पे देखते हैं। चलो कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैटर हो सकते हैं। पानी क्या है, पानी एक फ्लूइड है यानी एक लिक्विड है, पानी एक लिक्विड है। इसके अलावा कार्बन क्या है, कार्बन अगर आप देखोगे तो सिर्फ कार्बन जो होता है वो एक सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है सिर्फ कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो। ऑक्सीजन जो होता है वो एक गैस है। एयर की बात करें तो एयर भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये एक सॉलिड है। ठीक है, एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, आप देखेंगे एल्यूमिनियम का वायर वगैरह। ब्रास जो होता है वो भी एक सॉलिड मटेरियल है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये एक गैस मटेरियल है। तो ये उसका स्टेट ऑफ मैटर आप लिख सकते हो, टाइप ऑफ मैटर आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने इस चीज को भी बता दिया। तो ऐसे एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका टाइप ऑफ मैटर बता दो, इसका केमिकल फॉर्मूला बता दो, केमिकल कंपोजिशन बता दो, तो आपको ये चीज आना चाहिए। समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जो कि है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर तो हमने समझ लिया, उसके तीन टाइप है मैटर के, सॉलिड लिक्विड गैस, वो तो समझ लिया। लेकिन मैटर के क्लासिफिकेशन क्या है, यानी मैटर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो मैटर जो होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस है, लेकिन तीन मेन क्लासिफिकेशन होता है उसका। सबसे पहला वो कोई भी चीज एलिमेंट हो सकता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब एलिमेंट के नाम है। तो या तो वो एलिमेंट हो सकता है या तो वो कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट को मिला के कोई चीज जब बनती है उसको बोलते हैं कंपाउंड। किसी भी प्रपोर्शन में बन सकती है, एक फिक्स प्रपोर्शन में बनता है। जैसे मान लो दो हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, H2O, पानी, H2O वाटर इज ए कंपाउंड। ठीक है, मैंने ले लिया यहां पे Na, सोडियम ले लिया, और OH ले लिया, OH यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और उसको मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये कंपाउंड है। मैंने Na लिया और Cl ले लिया, सोडियम और क्लोरीन को मिला दिया, एक कंपाउंड बन गया जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो नमक आप खाते हो घर में, NaCl, तो वो होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। एंड तीसरा होता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब कोई भी चीज किसी भी तरीके से किसी भी फिक्स प्रपोर्शन में इनडिफिनाइट प्रपोर्शन में मिक्स हो जाए, दैट इज नथिंग बट योर मिक्सचर। तो दुनिया में कोई भी चीज प्रेजेंट है, या तो वो एलिमेंट हो सकती है, या तो कंपाउंड हो सकती है, या तो मिक्सचर हो सकती है। समझ में आया ये तीन चीज। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब एलिमेंट की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, यहां पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा एक एक करके मैं थोड़ा सा हल्का हल्का डीप जाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। तो एलिमेंट की जब हम बात कर रहे थे बच्चा, एलिमेंट के अंदर, तो एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट, मान लो कि ये मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, एक एलिमेंट ले लिया, तो एलिमेंट के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, एल्यूमिनियम ही प्रेजेंट होंगे। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है, मान लो ये लोहे से बना है, ये लोखंड का बना हुआ है, मान लो आयरन, तो ये इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ऑल द पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज आयरन ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ आयरन ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। तो उसके जो भी एटम्स रहेंगे सभी के सभी एटम्स क्या होंगे, एलिमेंट ही होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एलिमेंट्स भी तीन तरीके से हो सकते हैं, मेटल्स हो सकता है, नॉन मेटल्स हो सकता है, मेटालॉइड्स हो सकता है, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटालॉइड्स क्या होता है, आगे के चैप्टर्स में आएंगे। वही बात कर लेता हूं दूसरा चीज जो कि है कंपाउंड। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होगा बच्चा, अब इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एग्जांपल के तौर पे कोई भी चीज एलिमेंट हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अभी अभी मैंने बात किया था लोखंड, आयरन एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज क्या है, एलिमेंट है, एक्सेट्रा। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, दीज आर ऑल आर एलिमेंट्स एंड टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, 118 एलिमेंट्स को खोजा जा चुका है। कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, कंपाउंड्स की भी बात कर लेते तो कंपाउंड्स क्या है, जैसे मैंने बोला, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स और मोर देन टू एलिमेंट्स। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लूं, तो जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया प्लस ऑक्सीजन कर दिया, तो ये क्या बना देगा, H2O बना देगा। ठीक है, मैंने सोडियम ले लिया प्लस क्लोरीन कर दिया, तो ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कंपाउंड होते हैं, जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। मिक्सचर नहीं मतलब कॉम्बिनेशन होता है, आप बोल सकते हो। और तीसरा चीज है मिक्सचर। अब मिक्सचर कुछ भी हो सकता है भाई। मिक्सचर मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इन एनी प्रपोर्शन। इसका क्या होता है, ये फिक्स प्रपोर्शन होता है, यानी इसका प्रपोर्शन फिक्स है कि दो हाइड्रोजन चाहिए तो दो ही हाइड्रोजन चाहिए, एक ही ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके H2O बनेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन इन एनी प्रपोर्शन, यानी कोई भी इसका फिक्स प्रपोर्शन, या आप कैसे भी कुछ भी मिला लो। जैसे एग्जांपल इसका देता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है भेल। अब भेल क्या है,
भेलपुरी खाते हो, कभी खाया होगा, मुंबई के होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, तो भेलपुरी तो फेमस है। तो भेलपुरी में क्या करता है वो, थोड़ा सा कुरमुरा डालता है, थोड़ा सा नमकीन डालता है, सिंगदाना डालता है, थोड़ा सा सेब डालता है, नींबू निचोड़ता है ऊपर से, हल्की मिर्ची कट करके डालता है, थोड़ा सा कांदा डालता है और मस्त ऐसे घुमाता है और दे देता है आपको, बन गया आपका भेल। तो भेल क्या है, एक मिक्सचर है, दूध में पानी डाल लो, दैट इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप भेल माफ करना मिक्सचर, देखो भेल याद आ गया अभी मेरे को, मेरे दिमाग में भेल चलेगा, मेरे को भेल खाना है ठीक है, तो ये होता है मिक्सचर। मिक्सचर इज एनीथिंग, कोई भी चीज कैसे भी मिक्स हो जाए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पानी में शक्कर मिला दो तो वो बन गया शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर। उसमें नमक भी मिला दो, थोड़ा सा ओवरऑल सॉल्यूशन बन गया, तो वो एक अलग अलग चीजें हैं, ऐसी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में डिटेल में पूछता है और साथ में कभी कभी डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, एंड ये तीनों के बारे में थोड़ा सा और डीप में जाने की हम कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे एक एक करके स्टार्ट करेंगे बच्चा। तो यहां पे है सबसे पहले एलिमेंट्स, उसके बाद है कंपाउंड्स, और तीसरा चीज है यहां पे मिक्सचर। एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एलिमेंट की बात करें, जैसे एलिमेंट का एग्जांपल ले लो, यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 ये किससे बना है, नाइट्रोजन से बना है, और नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो जनरल तौर पे कैसे प्रेजेंट है, देखो ये एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन एक दूसरे को अटैच हो गए, तो एक नाइट्रोजन दूसरे से अटैच हो गया तो क्या बना लिया, N2 पार्टिकल्स बना दिया। वैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 लिखते हैं हम लोग, तो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन से मिल गया, ठीक है, तब बना के O2। तो हम लोग जनरल तौर पे इसको ऐसे लिखते हैं, अकेले नहीं लिख सकते जब हम एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट इज ओनली वन एंड इट इज दैट एलिमेंट इटसेल्फ। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आयरन का एक टुकड़ा ले लिया, उसके अंदर आपको कॉपर भी देखने मिल जाएंगे, नहीं, आयरन है उस एलिमेंट के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ उसके पार्टिकल्स जितने भी रहेंगे वो सब आयरन ही प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर अलाइक, जितने भी एलिमेंट है सेम रहते हैं, अलाइक होते हैं, सेम स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर अलाइक एंड आर जॉइंड टू ईच अदर बाय द केमिकल बॉन्ड। जैसे मैंने यहां पे एक बॉन्डिंग दिखाया आपको, एक डैश रिप्रेजेंट किया, तो दैट डैश इज नथिंग बट द बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है, उसके साथ जुड़ना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज में बॉन्डिंग होती है, जैसे मैं बोलूंगा कि यार मेरी बॉन्डिंग है के साथ, XYZ के साथ, तो ये जो बॉन्डिंग होती है, तो वैसे केमिकल्स एलिमेंट्स क्या करते हैं, एटम्स क्या करता है, एक ऑक्सीजन एटम ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या किया, बॉन्डिंग बना दिया। उसको लिखते कैसे हैं, डैश। ये जो डैश मैंने मारा है वो डैश इज नथिंग बट द केमिकल बॉन्ड। उसको क्या बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, जो आप आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। कोवैलेंट बॉन्ड होता है, फिर आयोनिक बॉन्ड होता है, ऐसे कई सारे टाइप के बॉन्ड होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट होंगे, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, तो उसके अंदर एलिमेंट जो होंगे, एटम्स जो होंगे, वो भी अलग अलग होंगे। ये बात हो गई किसकी, एलिमेंट। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या है, जैसे मैंने बताया कि अब मान लो कि मैंने ले लिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एक कंपाउंड है, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होगा, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, फिर एक और ऑक्सीजन है, तो ये मिला के क्या बन गया, NO2 बन गया। तो यहां पे एक होगा नाइट्रोजन, दूसरा होगा ऑक्सीजन, और तीसरा भी होगा ऑक्सीजन। तब जाके ये लोग ने क्या किया, दो ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, एलिमेंट दो ही है, लेकिन ऑक्सीजन दो है और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तब ऑक्सीजन दो और एक नाइट्रोजन मिलकर NO2 बना देंगे। उसी प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, यानी एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NO बना देंगे, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दो अलग अलग एलिमेंट आके मिल गए, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ ए कंपाउंड इज ओनली वन एंड इट इज दैट कंपाउंड इटसेल्फ, यानी कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस प्रेजेंट है कंपाउंड का, वो सिर्फ उसके कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड आर अलाइक, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे कंपाउंड के वो सेम होंगे, यानी नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो दोनों क्या है, नाइट्रोजन ही रहेंगे, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड आर ऑफ टू और मोर टाइप्स, ठीक है, एंड आर जॉइंट टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड। जैसे मैंने बताया कि भाई दो हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक समझा देता हूं आपको कि मान लो NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर सोडियम भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा। ये क्या है, ये आपका एक एग्जाम्पल है किसका, कंपाउंड का। तो हो सकता है दो हो, दो से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सब एक दूसरे के साथ किससे जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उनका जो प्रोपोर्शन है कि कितना कौन सा प्रेजेंट रहेगा वो एक कांस्टेंट होता है, एक फिक्स होता है। कि पानी आपको बनाना है तो ऐसा नहीं है कि 4 हाइड्रोजन ले लिया और 1 ऑक्सीजन ले लिया तो पानी बन जाएगा। भाई अगर आपको पानी बनाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लोगे, यानी फिक्स प्रोपोर्शन में लोगे तो ही जाके वो पानी बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ में आया? तो उसका प्रोपोर्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तीसरा चीज है मिक्सचर। तो मिक्सचर की हमने बात किया, जैसे मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड NO2, मतलब नाइट्रोजन ले रहा हूं प्लस NO2 ले रहा हूं और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? कुछ तो बना। तो वो क्या है? एक मिक्सचर है जिसमें हम कुछ भी कैसे भी मिला रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया तो यहां पे क्या बोला है कि कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर आर 2 और मोर एलिमेंट्स एंड और कंपाउंड्स। यानी कि आप कोई 2 एलिमेंट को ले लो, 2 से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन कर दो, एक एलिमेंट एक कंपाउंड को ले लो, या फिर दोनों कंपाउंड को ले लो, 2 से ज्यादा कंपाउंड को ले लो। आप किसी को भी कैसे भी अगर आप मिला रहे हो और एक चीज बना रहे हो, वो तो चीज बनेगा, वो क्या बनेगा? आपका मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जो होंगे मिक्सचर के वो 2 या फिर 2 से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स है मिक्सचर के वो डिफरेंट हो सकते हैं और कोई भी केमिकल बॉन्ड से नहीं जुड़ते। इसमें कोई भी केमिकल बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी ना भाई, क्योंकि जब वो कुछ बना नहीं रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग कैसे होगी दोनों के बीच में? ठीक है, और जो प्रपोर्शन होगा ये क्या होगा? एंड चेंज। प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता, यहां पे प्रपोर्शन कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो नहीं बनेगा। यहां पे कुछ बनाना ही नहीं है, यहां पे तो मिक्सचर बना रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं बना दो भाई। तो यहां पे कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है और इसका प्रपोर्शन भी आप चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके आगे हम लोग और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के एलिमेंट होते हैं, कौन से टाइप के कंपाउंड होते हैं, कौन से टाइप के मिक्सचर होते हैं। लेकिन आज नहीं बच्चा, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 बहुत जल्दी लेकर आऊंगा जिसमें हम ऐसे और भी बहुत सारी चीजें को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना और जुड़े रहना हमारे साथ और प्यार देते रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होगा आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।